अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लीजिए। आपकी बुक का नाम है यूनिक बुक ऑफ सोशल स्टडीज़। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका कंटेंट देख लेते हैं। तो कंटेंट ओपन करिए और हमने आपको बताया था सिलेबस का, तो सिलेबस सही कराना है आपको। सिलेबस गलत बता दिया था। पीए फर्स्ट में हमने जो बताए थे 4 चैप्टर, वो चैप्टर आपके हाफ ईयरली में इस बार नहीं आएंगे, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ पीए का अलग होगा और हाफ ईयरली एग्ज़ाम का अलग होगा। ठीक है, अभी हम बता देते हैं फिर समझाते हैं। पीए फर्स्ट में आपके 4 चैप्टर आए थे, चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अब एग्ज़ाम में आपके कितने चैप्टर आने हैं? 5, 6, 7, 8। कितने? सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7, 8। यही 4 चैप्टर आपके किस में आएंगे? हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, इस पर आप टिक कर लिए। ये हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया। ठीक है, किसका सिलेबस हो गया? ये हाफ ईयरली का सिलेबस हो गया। और जो आपका पीए फर्स्ट का सिलेबस था, अब ये आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ठीक है, आपको ये नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है अब आपको? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। सिर्फ और सिर्फ यही चैप्टर आपको तैयार करने हैं, इन्हीं की प्रिपरेशन करनी है और यही आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, और बाकी कोई से भी चैप्टर है, हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, ये हमारे चैप्टर नहीं आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, यही आपको चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 5 कर चुके हैं, द लैंड ऑफ हॉट सैंड सऊदी अरेबिया, ये भी हम कर चुके हैं। अब क्या बचा है हमारा? द टेम्परेट ग्रासलैंड, द पेरेरीज। आज हम ये वाला कंप्लीट कर देंगे और फिर हमारा बचेगा अवर एनवायरनमेंट, लास्ट चैप्टर। ये 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद आपका हाफ ईयरली का सिलेबस भी हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 सिर्फ और सिर्फ यही आपको पढ़ना है हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए। जो आपने पीए फर्स्ट के लिए यानी 1 से लेकर 4 जो पढ़ा था, ये आपको नहीं पढ़ना है। ये आपके एग्ज़ाम में ये चारों चैप्टर नहीं आएंगे। ठीक है, 5, 6, 7, 8 यही आएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7, द टेम्परेट ग्रासलैंड, द पेरेरीज, पेज नंबर 39। ओपन कर लिए पेज नंबर 39। पेज नंबर 39, चैप्टर नंबर 7। पार्ट कौन सा है हमारा? ये पार्ट 7 है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? पार्ट 7। डेट किस दिन की लिखेंगे? यहाँ पर डेट उस दिन की लिखेंगे जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी, उस दिन की यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी है। ठीक है, और कॉपी पे भी वही सेम डेट लिखनी होती है। कॉपी और बुक पे दोनों वही सेम डेट लिखनी होती है जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होती है, उस दिन की। द टेम्परेट ग्रासलैंड, द पेरेरीज। टेम्परेट ग्रासलैंड जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पेरेरीज। ठीक है, प्रेरीज के नाम से जानते हैं। ग्रासलैंड आर लार्ज ओपन प्लेन्स कवर्ड विद ग्रास एंड वेरी फ्यू ट्रीज। ग्रासलैंड कहते किसे हैं? ग्रासलैंड एक बड़ा खुला हुआ एरिया होता है, बहुत बड़ी जगह जो पूरी ज़मीन हो। ग्राउंड जिसे हम कह सकते हैं पूरा ग्राउंड हो। ठीक है, लार्ज ओपन प्लेन हो, खुला हुआ प्लेन एरिया हो। कवर्ड विद ग्रासेस, जो कि घासों से ढका हो, घास से ढका हो। एंड वेरी फ्यू ट्रीज, बुशेज एंड माउंटेन, और बहुत कम पहाड़, बहुत थोड़े बहुत झाड़ियाँ, थोड़े बहुत पेड़ हों, बीच बीच में 1-2 पेड़ हों, वरना पूरा का पूरा क्या होता है? सिर्फ घास ही घास होती है। ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं? ग्रासलैंड। अब 100 गज़ 200 गज़ की ज़मीन को हम ग्रासलैंड नहीं कह सकते कि अगर 100 गज़ 200 गज़ की ज़मीन है या 500 गज़ की भी ज़मीन है, अगर उस पर घासें उग रही हैं तो आप ये नहीं कह सकते वो ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड होने के लिए बहुत बड़ा ओपन एरिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा। ठीक है, मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस इज कवर्ड विद सच ग्रासलैंड। और ये कह रहे हैं हमारे अगर अर्थ के 5 हिस्से करें, अगर हम अर्थ को 5 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो उसमें से एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारा ग्रासलैंड से ही कवर हो जाएगा। इतने हमारे ग्रासलैंड हैं। ठीक है, अगर मैं अर्थ के 5 हिस्से करता हूँ तो 5 में से एक हिस्सा मेरा ग्रासलैंड ही कवर कर लेगा। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन दैट इज बिटवीन द लैटिट्यूड 400 to 500 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर 440 साउथ टू 550 डिग्री 50। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो हमारा मोस्ट ऑफ देम है वो कहाँ पर है? हमारे टेम्परेट जोन में आता है। टेम्परेट जोन में मतलब टेम्परेट जोन हमारा कहाँ से कहाँ तक आता है? बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 400 to 500 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर 440 to 550। ठीक है, ये आपने चैप्टर ज्योग्राफी का पढ़ा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। ये आगे जाके पढ़ेंगे। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सारी बेल्ट्स होती हैं, मतलब किस हिसाब से हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और हम डायरेक्शंस कैसे नापते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप ऐसे अभी बस देख लिए। टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड इन एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट एंटार्क्टिका। ये कह रहे हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वो हर कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है, हर कॉन्टिनेंट में मौजूद है, एक्सेप्ट कहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका को छोड़ के
ठीक है, सिर्फ एंटार्क्टिका ऐसी जगह है जहाँ पर छोड़ के हर जगह टेम्परेट ग्रासलैंड मौजूद हैं। दीज ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और वर्ल्ड के दुनिया के अलग अलग पार्ट में इस ग्रासलैंड को हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे नॉर्थ अमेरिका में इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्रेरीज, ठीक है। रशिया में इसे स्टेपीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में पंपस कहते हैं, साउथ अफ्रीका में इसे वेल्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को डॉन्स के नाम से जाना जाता है, डाउन्स के नाम से। मतलब सभी ग्रासलैंड को ही कहते हैं, ठीक है। अगर ग्रासलैंड को अगर हम साउथ अमेरिका में बात करेंगे तो पंपस कहेंगे, पैम्पस, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं ग्रासलैंड्स को, और साउथ अफ्रीका में वेल्स कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डॉन कहते हैं, ठीक है। रशिया में स्टेपीज कहते हैं। तो अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है, मीनिंग सबका सेम है, प्रेरीज, स्टेपीज, पैम्पस, वेल्स, डाउन्स, सबका मतलब यही है कि ग्रासलैंड, ठीक है। द टेम्परेट ग्रासलैंड को ही, सभी ग्रासलैंड को ही अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाते हैं। लोकेशन, अब इसकी लोकेशन क्या है, मतलब कहाँ पर है। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल। जो हमारा प्रेरीज है जो नॉर्थ अमेरिका में है, अब नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड है तो उसे प्रेरीज कहेंगे, तो इसलिए प्रेरीज यानी नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं। आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के इंटीरियर में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में है, ये अंदर है। एंड लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्किल, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में होता है। अगर हम ग्लोब पे देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ सर्किल और आर्कटिक सर्किल के बीच में आता है ये, ठीक है, उसके बीच में आता है ये, ठीक है। बिफोर द अराइवल ऑफ यूरोपियन दिस रीजन वॉज यूज टू बी अ ग्रेजिंग ग्राउंड फॉर एनिमल लाइक बेसिन्स बाइसन। ये कह रहे हैं जब पहले यूरोपियंस यहाँ पर नहीं आए थे, उनके आने से पहले ये जगह जो है ग्रेजिंग के लिए, चरवाहे के तौर पर, मतलब चरवाहे जो होते थे, घास चराने वाले, जो चरवाने वाले होते हैं, वो लोग ग्रेजिंग के लिए घास अपने जानवरों को चराने के लिए यहाँ पर आते थे। जैसे कि एनिमल का नाम दिया यहाँ पर बाइसन, ठीक है। तो ऐसे जानवरों को यहाँ पर चराया करते थे ये लोग। बस इसका काम, इस ज़मीन को इसीलिए यूज़ किया जाता था, किस लिए, चराने के लिए, अपने जानवरों को खाना खिलाने के लिए, जानवरों को चराने के लिए आते थे यहाँ पर। टुडे इट इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया में आज इतनी बड़ी ज़मीन जो है, भैंसों चराने से अच्छा, गाय चराने से अच्छा, जानवरों को चराने से बेहतर इन्होंने क्या समझा, इसे फार्मिंग रीजन बना दिया, खेती करना शुरू कर दी, और ये पूरी दुनिया में सबसे बड़ा रीजन माना जाता है फार्मिंग के लिए। द मिसिसिपी एंड द मसूरी आर टू बिग रिवर्स दैट पास थ्रू द रीजन, और प्रेरीज के पास से, इसी रीजन से जो दो मशहूर नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी और मिसिसिपी, ये दो बड़ी नदियां हैं जो कि इसी रीजन से पास होती हुई, मतलब इसी रीजन से गुजरती हैं। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन क्या क्या है यहाँ का, मतलब मौसम और यहाँ की खेती बाड़ी। क्लाइमेट की बात करें अगर, तो द प्रेरीज हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, यहाँ का कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। द समर आर वार्म एंड द विंटर आर कोल्ड, यहाँ की समर जो होता है वो वार्म है, ठीक है, गर्म है। जैसे ऐसा नहीं है कि वहाँ पर समर में भी गर्मी ठंडी हो और विंटर में भी ठंडी हो, यहाँ पर नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वैसे ही है। जैसे कि समर में गर्मी होनी चाहिए तो गर्मी होती है, और अगर ठंड में सर्दी होनी चाहिए विंटर में तो सर्दी होती है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ का मौसम भी है। द समर आर वार्म एंड द विंटर आर कोल्ड। इनफैक्ट देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल इन विंटर, और विंटर में यहाँ पर अगर देखा जाए तो हैवी स्नोफॉल होती है, मतलब काफ़ी बर्फ़ गिरती है यहाँ पर, ठीक है, बर्फ़ भी गिरती है। कब, जब हमारे ठंड का मौसम आता है। रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड मोस्टली इन स्प्रिंग टाइम, और रेनफॉल जो है वो मॉडरेट होती है, मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं, नॉर्मल रेनफॉल होती है, नॉर्मल बारिश होती है, और ज़्यादातर जो होती है बारिश वो स्प्रिंग के सीज़न में, ठीक है, स्प्रिंग के मौसम में। बोथ द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, और ये जो पूरा क्लाइमेट है, जो मौसम है और जो ज़मीन है यहाँ की, वो पूरी तरह से घासों के उगने के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, बहुत ज़्यादा लायक है। मतलब ऐसी ज़मीनों पर घास बहुत आराम से उगती है, बहुत अच्छे से उगती है, इसीलिए यहाँ पर पहले ग्रासलैंड था, फिर बाद में लोग बाग खेती करना शुरू कर दी यहाँ पर। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर आर लोकल विंड कॉल्ड चिनॉक ब्लोज इन द प्रेरीज ग्रासलैंड। यहाँ पर नॉर्थ साउथ बैरियर, ये जो एक विंड है जो नॉर्थ साउथ की तरफ से बहती हुई आती है, इसे हम कहते हैं नॉर्थ साउथ बैरियर। ये यहाँ पर नहीं है, इस जगह पर इसकी हवा, इसकी एयर नहीं आती है, नॉर्थ साउथ बैरियर की एयर नहीं आती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक यहाँ पर जो लोकल विंड है यहीं की चिनॉक नाम की, जिसे हम चिनॉक नाम कहते हैं, चिनॉक नाम है इसका, ठीक है, चिनूक, ये क्या है, यहाँ पर प्रेरीज ग्रासलैंड में बहती है, ठीक है, यही हवा यहाँ पर, यही विंड यहाँ से निकलती है। फिर आया देयर इज़ स्नोफॉल इन विंटर एंड रेनफॉल इज़ लेस।
विंटर सीजन में यहाँ पर स्नोफॉल होती है, बर्फ़ गिरती है, और जो बारिश होती है बहुत ज़्यादा कम होती है, यहाँ पर लेस है, ज़्यादा अमाउंट में बारिश नहीं होती है। सच क्लाइमेट गुड फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, और ऐसी क्लाइमेट, ऐसे मौसम ग्रासेस के लिए, घास उगाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। वाटर इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी फ्रॉम द मिसिसिपी एंड मिसूरी रिवर। मिसौरी और जो मिसिसिपी नदी है वहाँ से ही इन लोगों को पानी मिल पाता है। खेती बाड़ी के लिए जो पानी यूज़ करते हैं ये लोग, कहाँ से मिलता है इन्हें? मिसिसिपी और मिसौरी, क्योंकि बारिश तो बहुत कम हो रही है, ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी जो दो नदियाँ हैं, बड़ी नदियाँ जो बहती हैं यहाँ से, उसी का पानी यूज़ करते हैं ये लोग खेती बाड़ी के लिए। द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन द प्रेरीज आर वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोज, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा। जो यहाँ की मेन क्रॉप्स है, मेन अनाज जो है, जो लोग बाग नॉर्मली जो ज़्यादातर उगाते हैं, क्या है? वीट यानी गेहूँ, बार्ले, ओट्स, पोटैटो, आलू, कॉटन, ठीक है, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सारे मेन इनके यहाँ की वेजिटेटिव क्या हैं, ये प्रोडक्ट हैं जो ये सब प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, मेन क्रॉप्स हैं ये। एनिमल लाइफ, यहाँ की एनिमल लाइफ कैसी है, जानवर कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी। लार्ज ग्रेजिंग एनिमल आर फाउंड इन प्लेंटी, यहाँ पर लार्ज ग्रेजिंग एनिमल आपको दिख जाएंगे, मतलब घास खाने वाले जानवर, चरने वाले जानवर आपको ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाइसन वर वेरी, यहाँ पर अपनी बुक में देखिए आप पूरा इस तरह से, बाइसन वर वेरी कॉमन अर्लियर बट नाउ दे आर ऑलमोस्ट एक्सटेंड। और पहले ज़माने में बाइसन एक जानवर होता था, वो भी घास खाता था, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था इस जगह पर, मगर अब वो ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए देखने को नहीं मिलते, इसलिए हम लोगों को शक्ल भी नहीं पता है उनकी, बाइसन कैसा होता है। अगर हम इधर उधर सर्च करेंगे तो देखने को मिल जाएगा, मगर अब ये जानवर एक्सटेंड हो चुके हैं। और अब ये जो है पूरी तरह से ऑलमोस्ट एक्सटेंड हो चुके हैं। जो हमारा बाइसन जानवर था पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, और अब ये एक्सटेंड हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, इसलिए अब ये देखने को नहीं मिलते हैं। अब क्या है, ज़्यादातर क्या देखते हैं, हॉर्सेस, बफेलोज, ये सब, ठीक है। द अदर एनिमल्स फाउंड हेयर आर डॉग्स एंड सोस्लिक्स। यहाँ पर अब जो जानवर देखने को मिलते हैं कौन कौन से हैं, डॉग्स और सोस्लिक। बर्ड्स लाइक बस्टर्ड, फैल्कन्स, हॉक्स, आउल्स एंड ईगल्स आर द मोस्ट कॉमन बर्ड्स। यहाँ की जो बर्ड्स हैं मोस्ट कॉमन बर्ड्स ऑफ प्रे, ठीक है, शिकारी जो बर्ड्स होती हैं, जो शिकार करके खाती हैं, दूसरे जानवरों को खाती हैं, दूसरे जानवरों को या दूसरे छोटे चिड़िया को, दूसरे छोटे बर्ड्स को खाती हैं। जैसे यहाँ पर बस्टर्ड्स, फैल्कन, हॉक्स, आउल्स और ईगल्स, ये सारे जानवर, ये सारी बर्ड्स यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलती हैं। रेप्टाइल्स स्पेशली स्नेक्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। और रेप्टाइल्स में क्या मिलता है यहाँ पर देखने को, स्नेक्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है, कॉमन है। फिर नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर्स दिए बस्टर्ड्स, फैल्कॉन्स और हॉक्स की, ठीक है। फिर आया हमारा इकोनॉमी, यहाँ की इकोनॉमी कैसी है, ठीक है। डेयरी फार्मिंग, एनिमल रेयरिंग, फूड प्रोसेसिंग, स्पेशली मीट प्रोडक्ट्स एंड मिल्क फॉर्म एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पर क्या लोग बागों का काम क्या है, पैसा कमाने का जरिया क्या है, यहाँ पर इकोनॉमी कैसे है यहाँ की, तो यहाँ पर डेयरी फार्मिंग, ठीक है, दूध का काम, दूध बेचना, काटना, ठीक है। एनिमल रेयरिंग और जानवरों को पालना, बेचना, ठीक है। फूड प्रोसेसिंग स्पेशली मीट, और फूड प्रोसेसिंग में जैसे कि मीट प्रोडक्ट, जैसे गोश्त का प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क, और फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ये सारा सब जो है ये इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट बनाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज़ प्रैक्टिस, यहाँ पर एग्रीकल्चर भी प्रैक्टिस की जाती है, खेतीबाड़ी भी की जाती है। वीट फार्मिंग इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीन्स, मशीन को यूज़ करके यहाँ पर गेहूँ की खेती बहुत ज़्यादा अमाउंट में की जाती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेहूँ उगाया जाता है। दैट इज़ वाई द प्रेरीज आर नॉन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में यहाँ पर गेहूं की खेती होती है, मशीनों को यूज़ करके, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गेहूं उगाया जाता है, जिसकी वजह से प्रेरीज को किस नाम से जाना जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया का वीट बास्केट, गेहूं की टोकरी, ठीक है, बास्केट कहते हैं, टोकरी या छबड़ा जैसे कहते हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस वीट इज़ एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज़, और काफ़ी अमाउंट में वीट यहाँ से दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजा जाता है। यहाँ पर इतना वीट, इतना गेहूँ उगाया जाता है कि दूसरी कंट्रीज़ भी इनसे खरीदते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, यहाँ के पीपल के लोगों की लाइफ कैसी है। द पीपल ऑफ प्रेरीज आर बेसिकली फार्मर्स, यहाँ के लोग नॉर्मली देखा जाए तो ज़्यादातर फार्मर यानी किसान होते हैं। अदर देन वीट दे ग्रो बार्ले, रे, फ्लैक्स एंड ओट्स एंड अदर न्यूट्रिशियस ग्रेसेस। और बार्ले को हटा, मतलब गेहूँ को हटा के दूसरे भी ये जो चीज़ें उगाते हैं वो कौन कौन सी है, जैसे कि बार्ले, रे, फ्लैक्स एंड ओट्स एंड अदर न्यूट्रिशियस ग्रासेस, और बाकी भी न्यूट्रिशियस ग्रासेस भी ये लोग उगाते हैं, ठीक है। खाली गेहूं की ही ऐसा नहीं है कि खाली गेहूं ही उगा रहे हों।
एज वी मूव टू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज, अगर हम प्रेरीज के वेस्टर्न पार्ट में चले जाएं, मतलब जैसे अब हमारा मान लो ये प्रेरीज है, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो वेस्ट साइड में, प्रेरीज के वेस्ट साइड में, ठीक है, हर किसी का डायरेक्शन तो होता ही है, तो वैसे ही प्रेरीज के वेस्ट साइड में चले जाएं अगर, द सॉइल लॉसेस इट्स फर्टिलिटी, तो उस जगह पर सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जो हमारा प्रेरीज है, ये जो ग्रासलैंड है, इसके अगर वेस्ट में देखें तो वहाँ पर पूरी तरह से सॉइल ने फर्टिलिटी खो रखी है, वहाँ पर फर्टिलिटी है नहीं। द लैंड हेयर इज़ हिली, यहाँ का लैंड, यहाँ की ज़मीन कैसी है, हिली है, पहाड़ी इलाका है, कोर्स एंड रफ, और पथरीला इलाका है और रफ है, ठीक है, ऊबड़ खाबड़ जिसे कहते हैं हम, प्लेन एरिया नहीं है, ठीक है। हैंस कैटल रेयरिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन हेयर, और इसीलिए यहाँ पर फार्मिंग तो लोग बाग कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर कैटल रेयरिंग, जानवरों को पालना ही इनका काम होता है। किस जगह पर, वेस्टर्न साइड में, किसके वेस्टर्न साइड में, प्रेरीज के। देयर आर वास्ट ग्रासलैंड वेयर द एनिमल्स ग्रेज, और यहाँ पर बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर जानवर क्या करते हैं, ग्रेज करते हैं, मतलब चढ़ते हैं, जानवर घास खाते हैं। दीज ओपन ग्रासलैंड और ह्यूज स्टेट्स आर कॉल्ड रेंचेज, और इन हम बड़े ग्रासलैंड को क्या कहते हैं, हम रेंचेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगर कोई कह रहा है रेंचेज मतलब बहुत बड़े ग्रासलैंड, बहुत बड़ा ग्राउंड जहाँ पर घास हो, जहाँ पर जानवर क्या करते हो, चढ़ते हो। नेक्स्ट पेज, Scientific method of cultivation, use of tractor, harvester and combines have made North America a surplus food producer। और साइंटिफिक मेथड यूज़ करके कल्टीवेशन के, या ट्रैक्टर के यूज़ करके, हार्वेस्टिंग मशीन को यूज़ करके, कंबाइन को यूज़ करके, इससे क्या है, नॉर्थ अमेरिका जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड प्रोड्यूस करने वाली कंपनी में, फूड प्रोड्यूस करने वाली कंट्री में इसका नाम आने लगा है, ठीक है। सरप्लस मतलब खूब ज़्यादा अमाउंट में। मैनी मिनरल्स आर फाउंड इन द प्रेरीज, काफ़ी मिनरल भी प्रेरीज के अंदर मिलता है, जैसे लिग्नाइट कोल एंड मिनरल ऑयल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज़ में ये माइन किया जाता है। माइन करना मतलब खोदना, ज़मीन से खोद कर निकालना। ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज एंड ऑयल रिफाइनरीज हैव बीन डेवलप, यहाँ पर ओर क्रशिंग फैक्ट्रीज भी हैं, ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्रीज भी यहाँ पर बनाई गई हैं। द लाइफ ऑफ द पीपल इन द प्रेरीज इज़ डिफ़िकल्ट, यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, टफ़ है, डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर हमने बताया कि यहाँ पर टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ज़्यादा, जैसे हम वेस्टर्न साइड में चले जाएँ तो वहाँ पर खेती कर ही नहीं सकते, ठीक है। टफ, द यूज़ ऑफ मशीनरी एंड न्यू टेक्नोलॉजीज हैव इम्प्रूव देयर वे ऑफ लिविंग टू द अ ग्रेट एक्सटेंट, और टफ होने के बावजूद यहाँ पर मशीन और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट और उसके यूज़ की वजह से यहाँ की ज़िंदगी काफ़ी बेहतर हो चुकी है पहले से, ठीक है। पहले तो और ज़्यादा टफ थी, जब यहाँ पर कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई मशीन नहीं थी, फिर मशीन और टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, डेवलपमेंट होता गया, इससे अब यहाँ के ज़िंदगी, यहाँ की लाइफ काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो पहला क्या है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर, इसे हमें बुक में ही करना है। फिर नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी हमें बुक में करना है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा ट्रू फॉल्स, ये हमें बुक में करना है। फिर क्या है हमारा नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, किस में करना है हमें ये, इन कॉपी, ठीक है, कॉपी के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले टिक द करेक्ट आंसर से, ऑप्शन से, ठीक है, ये बुक में ही रहने देने हैं हमें सब। पहला क्या है हमारा, रशिया प्रेरीज आर कॉल्ड इन रशिया, मतलब रशिया के अंदर प्रेरीज को क्या कहते हैं, मैंने बताया था रशिया के अंदर स्टेपीज कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको बताया है अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, तो रशिया के अंदर किस नाम से बुलाया जाता है, स्टेपीज, ठीक है। रशिया के अंदर ग्रासलैंड को किस नाम से बुलाया जाता है, मतलब प्रेरीज को स्टेपीज, और यहाँ पंपस बुलाया जाता है साउथ अमेरिका में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में डॉन्स के नाम से। तो इन्होंने रशिया का पूछा है, तो रशिया में इन रशिया प्रेरीज आर कॉल्ड डॉन्स, वेल्स, पंपस, स्टेपीज, किस नाम से बुलाया जाता है, स्टेपीज, तो आप इस पर टिक कर लिए। द पीपल ऑफ प्रेरीज आर बेसिकली, जो पीपल होते हैं, लोग बाग होते हैं प्रेरीज के, वो बेसिकली क्या है, टीचर हैं, फार्मर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, या नन ऑफ दीज। तो बेसिकली जो इनका काम है वो क्या है, फार्मिंग, ठीक है, फार्मिंग। और जहाँ पर फार्मिंग नहीं हो पाती, जैसे वेस्टर्न साइड में, वहाँ पर लोग बाग रेयरिंग करते हैं। तो बेसिकली क्या है, फार्मर, यहाँ के लोग जो हैं क्या हैं, फार्मर हैं, तो यहाँ पर इस पर ए पर टिक कर लिए। फिर है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइंड, यहाँ पर क्या माइन किया जाता है, किसकी माइनिंग होती है, लिग्नाइट कोल की, पेट्रोल की, या मिनरल ऑयल की, या नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर लिग्नाइट कोल की माइनिंग की जाती है, किसकी माइनिंग की जाती है, लिग्नाइट कोल्स की, और मिनरल ऑयल की भी की जाती है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन ठीक है, ठीक है। इसका लिग्नाइट कोल, यहाँ पर हमने पढ़ा था ना भी, लिग्नाइट कोल एंड मिनरल्स ऑयल आर माइंड इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है, यही टॉप पर है हमारा। तो लिग्नाइट कोल और मिनरल ऑयल दोनों ही यहाँ पर क्या है, करा जाता है, तो आप दोनों पर टिक करिए,
ठीक है, या नॉन ऑफ दीज को हटा के यहाँ कर दिए, इस वाले ऑप्शन को हटा के कर देते हैं हम बोथ ए एंड बी, तो इसका दोनों आंसर सही है ना। तो इस ऑप्शन को आप नॉन ऑफ दीज हटा के क्या करेंगे, बोथ ए एंड बी, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिग्नाइट कोल भी ठीक है, यहाँ पर मिनरल ऑयल भी ठीक है, दोनों चीज़ें हम यहाँ पर माइन करते हैं। ठीक है, तो आप किस पर टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। ठीक है, इसे आप नॉन ऑफ दीज हटा के क्या कर देंगे, बोथ ए एंड बी, यानी ये दोनों सही है ना, तो इस पर टिक करेंगे सी पर, बोथ ए एंड बी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पास थ्रू द प्रेरीज रीजन, प्रेरीज के रीजन से कौन सी नदियां बहती हैं, मैंने बताया था मिसिसिपी और मिसौरी, ये दोनों नदियां यहाँ पर बहती हैं, तो ये क्या हो गया, बोथ ए एंड बी, जैसे हमने यहाँ पर अभी नीचे कराया ऐसे ही यहाँ पर बोथ ए एंड बी पहले से दिया है, तो आप इस पर टिक कर लिए। ठीक है, इस वाले में बता रहा हूँ, इस वाले में ना ये भी हमारा होता है माइन, ये भी माइन होता है, ठीक है, पेट्रोल होता नहीं है, तो दोनों ठीक है ये, तो मैंने यहाँ पर नॉन ऑफ दीज हटा के ऑप्शन चेंज कर दिया है, बोथ ए एंड बी, इस पर टिक कर लिए। फिर नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स, यहाँ पर आपको हेल्प बॉक्स दिया है, इसे यूज़ करके फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करिए। पहला क्या है, मोर देन 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज कवर्ड बाई सर्च ग्रास लैंड, आपको मैंने बताया था 5 में से एक हिस्सा ऐसा है जो कि ग्रास लैंड से ढका हुआ है पूरे अर्थ पे, अगर मैं 5 टुकड़े कर दूं अर्थ के, तो एक टुकड़ा तो खाली मेरा ग्रास लैंड से ही ढक जाएगा। ठीक है, 1/5 ये वाला, तो आपको यहाँ पर नंबरिंग मत कर दिएगा, जैसे मैं नंबर लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको लिखना है 1/5, फिल करना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। ठीक है, दूसरा है द प्रेरीज हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, प्रेरीज का क्लाइमेट कैसा है, कॉन्टिनेंटल टाइप है, तो ये दूसरा वाला हमारा क्या हो गया, इसका कॉन्टिनेंटल हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप लिखेंगे, इस पर आप नंबर करके मत छोड़ दिएगा। फिर हमारा क्या है, अ लोकल विंड कॉल डैश ब्लो इन द प्रेरीज ग्रासलैंड, प्रेरीज ग्रासलैंड में कौन सी ऐसे लोकल विंड है जो बहती है, उसका नाम क्या है, चिनोक। ठीक है, ये चिनूक, CHINOOK, क्या है, CHINOOK, चिनूक। ठीक है, दीज ओपन ग्रासलैंड और ह्यूज स्टेट्स आर कॉल्ड रेंचेज, मैंने बताया था जो बड़े बड़े ग्रासलैंड हैं जहाँ पर घास चढ़ते हैं जानवर बहुत बड़े अमाउंट में, जो ग्रासलैंड मतलब पूरे में ग्रासलैंड ही होती है, घास ही घास, ज़मीन ही ज़मीन, घास ही घास, उसे हम क्या कहते हैं, रेंचेस कहते हैं। फिर ट्रू फॉल्स है हमारा, पहला क्या है हमारा 1/5, दूसरा है हमारा कॉन्टिनेंटल, फिर क्या है हमारा चिनूक, उसके बाद क्या है रेंचेस, RANCHES, ये हमारा क्या हो गया तीसरा, ये हमारा क्या हो गया चौथा, ये हमारा क्या है पहला, ये हमारा क्या है फर्स्ट। ठीक है, फिर आया हमारा राइट, ट्रू और फॉल्स। द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ साउथ अमेरिका, ये कह रहे हैं जो हमारा प्रेरीज है वो साउथ अमेरिका के इंटीरियर में होता है, नहीं, प्रेरीज हमारा कहाँ था, हमारा साउथ अमेरिका में नहीं है ना प्रेरीज, प्रेरीज कहाँ है, इसकी लोकेशन हमने बताया था, कहाँ है इसकी प्रेरीज, तो देखिए लोकेशन में नॉर्थ अमेरिका में होता है, ये नॉर्थ अमेरिका में तो हम प्रेरीज कहते हैं, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करते हैं तो प्रेरीज तो वर्ड बोलते ही नहीं। देखिए साउथ अमेरिका में हम पंपस बोलते हैं, तो अगर हम साउथ अमेरिका के पढ़ रहे होते तो हम पंपस वर्ड होता, मगर हम प्रेरीज पढ़ रहे हैं तो ये कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं, द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में तो पंपस कहते हैं, प्रेरीज कहाँ पर कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में, तो ये क्या हो गया हमारा फॉल्स हो गया, तो आप इस पर क्या करेंगे F बना दिए, फॉल्स कर दिए। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 2 इसका, वीट फार्मिंग इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीन हियर, ये कह रहे हैं यहाँ पर जो फार्मिंग है उसमें वीट गेहूँ बहुत ज़्यादा अमाउंट में उगाया जाता है मशीन को यूज़ करके, तो ये ट्रू बात है, ये सच बात है, वीट का बहुत ज़्यादा यहाँ पर वीट बहुत ज़्यादा अमाउंट में लार्ज स्केल में उगाई जाती है, फार्मिंग की जाती है उसकी मशीन को यूज़ करके, तो ये क्या हो गया ट्रू। सी है, थर्ड है हमारा बोथ द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर सिचुएबल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, कह रहे हैं यहाँ का जो क्लाइमेट है, मौसम है, और यहाँ की जो ज़मीन है, सॉइल है, वो बहुत ज़्यादा सिचुएबल है, मतलब इस लायक है कि घासें उग जाए यहाँ पर, तो ये बिल्कुल ट्रू है, तो ये भी ट्रू हो गया। फोर्थ है हमारा द लाइफ ऑफ द पीपल इन द प्रेरीज आर इज इजी, ये कह रहे हैं जो प्रेरीज के लोग हैं उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है, तो ये फॉल्स है, गलत है, बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, अब हल्के हल्के करके काफ़ी लाइफ आसान होती जा रही है, पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मशीन आने से, टेक्नोलॉजीज़ के आने से अब उनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, मगर ये फॉल्स हो गया, पहला क्या है फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स। फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें हर बार की तरह हमें पता है ये किस में करना है, कॉपी में करना है, मैंने यहाँ पर आपको देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है इन कॉपी, किस में करना है हमें, कॉपी में। डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द प्रेरीज, प्रेरीज की लोकेशन बतानी है, तो ये मैं कॉपी में करना है, तो इससे मैं आपको कॉपी में दिखाता हूँ इसके आंसर। कॉपी ओपन कर लिए
और क्वेश्चन नंबर चैप्टर 7 द टेम्परेट ग्रासलैंड द पेरेरीज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये मैंने पेन से करा है, आपको किससे करना है, किससे करना है, आपको पेंसिल से करना है। किससे करना है, पेंसिल से करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर उतारेंगे, पहले ऐसी पार्ट लिखेंगे पेंसिल से, चैप्टर 7 लिखेंगे, यहाँ पर डेट लिखेंगे, कौन सी डेट, जिस दिन ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी उस दिन की डेट। उसके बाद चैप्टर 7 के बाद द टेम्परेट ग्रासलैंड द पेरेरीज, चैप्टर का नाम फिर से आप ऐसे अंडरलाइन कर लिएगा पेंसिल से, ठीक है। करना तो सारा काम हमें पेंसिल से ही है, मैंने पेन से क्यों करा है कि आपको साफ नज़र आ जाए इसमें वीडियो में, ठीक है। फिर आप इसे पेंसिल से ही करिएगा, पूरा ये सब पेंसिल से लिखिएगा। फिर हेडिंग लिखेंगे आप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पेंसिल से ही लिखना है ये वाली हेडिंग, ठीक है। फिर क्या करना है उसके बाद, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ पेरेरीज, पेरेरीज की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है कि पेरेरीज है कहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ उतारिएगा, डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द पेरेरीज, सारा काम पेंसिल से करना है। किससे करना है आपको सारा काम, पेंसिल से, चाहे बुक में करें चाहे कॉपी में करें, काम पेंसिल से ही करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उतारने के बाद आंसर लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, द पेरेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल। ये हमारे हो गया पेरेरीज की लोकेशन कि कहाँ पर वो मौजूद है, ठीक है। द पेरेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्किल के बीच में आता है, किसमें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ द पेरेरीज, पेरेरीज की क्लाइमेट और वेजिटेशन के बारे में बताना है आपको, थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें क्लाइमेट भी बताना है और वेजिटेशन के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर उतार लिएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड वेजिटेशन ऑफ पेरेरीज, क्वेश्चन मार्क करके फिर एक लाइन छोड़ के आंसर 2। क्वेश्चन आपको खुद उतार लेना है यहाँ पर बुक से देख के, ठीक है। पेंसिल से ही उतारिएगा, ये भी पेंसिल से, ये भी पेंसिल से, ये भी सब पेंसिल से, ठीक है। आंसर नंबर 2 क्या है, द पेरेरीज हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट इसका, कॉन्टिनेंटल टाइप। द समर आर वार्म एंड द विंटर आर कोल्ड, यहाँ का समर बहुत ठंडा गर्म होता है और विंटर बहुत ठंड होती है। इनफैक्ट देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल इन विंटर, और विंटर में यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफ़ी बर्फ़ गिरती है। रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ मोस्टली इन स्प्रिंग टाइम, और यहाँ की बारिश जो होती है वो मॉडरेट होती है, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं होती है, नॉर्मल बारिश होती है, और वो ज़्यादातर बस स्प्रिंग सीजन में ही आती है, ठीक है। ये हमारा क्लाइमेट हो गया। आप वेजिटेशन बताएंगे, बोथ द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, यहाँ पर ग्रासेस क्लाइमेट और जो सॉइल है वो इसका इस तरीके की है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घासें उगा सकते हैं। ड्यू टू लेस रेनफॉल द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस इन पेरेरीज आर, और कम बारिश होने की वजह से जो यहाँ की मेन क्रॉप्स है वो कौन कौन सी है, वीट, बार्ले, ओट्स, पोटैटोस, कॉटन, सोयाबीन एक्सेट्रा। ये सारी ऐसी फसलें हैं जो कि हम कम पानी में भी उगा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मेन यही क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी वेजिटेशन हो गई, और हमने पीछे जो बताया वो हमारा क्लाइमेट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारा, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्लाइमेट एंड द वेजिटेशन ऑफ पेरेरीज, क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये हमारा। तो इसका आंसर आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ, यहाँ से लेके पूरा, द पेरेरीज हैव द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, द समर आर वार्म एंड द विंटर आर कोल्ड, इनफैक्ट देयर इज़ अ हैवी स्नोफॉल इन विंटर, रेनफॉल इज़ मॉडरेट एंड इज़ मोस्ट इन स्प्रिंग टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ तक हो गया। फिर नेक्स्ट पेज पे यहाँ से, both the climate and the soil are suitable for growth of grasses due to less rainfall, the main crops produced in prairies are wheat, barley, oats, potatoes, cotton, soybean etc. यहाँ पर आंसर कंप्लीट है। आपको ये बड़ा लग रहा होगा मगर इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक वेजिटेशन और एक क्लाइमेट, तो दोनों आप अलग अलग याद करके ज्वाइन कर दिए इसे, ये समझ के याद करिए कि मैं 2 क्वेश्चन याद कर रहा हूँ तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई आर पेरेरीज आर कॉल्ड द वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, पेरेरीज को हम वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड का वीट बास्केट के नाम से क्यों जानते हैं पेरेरीज को, तो अभी हमने ये भी पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 उतारिएगा आप, ठीक है। वाई आर पेरेरीज इज़ नोन एज द वीट बास्केट ऑफ वर्ल्ड, जो भी क्वेश्चन है उतारने के बाद एक लाइन छोड़ के आंसर नंबर 3, वीट फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीन्स, दैट इज़ वाई द पेरेरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। वीट फार्मिंग इज डन ऑन अ लार्ज स्केल यूजिंग मशीन्स, दैट इज़ वाई द पेरेरीज आर नोन एज द वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पेरेरीज, पेरेरीज के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मेन काम क्या है। तो आंसर नंबर 4 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर उतार लिएगा पूरा, फिर आंसर नंबर 4 लिखिएगा, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द पीपल ऑफ पेरेरीज आर कैटल रियरिंग, क्या करते हैं वो, कैटल की रियरिंग करते हैं, क्या करते हैं, अपने जानवरों को चराते हैं। एनिमल रियरिंग या कैटल रियरिंग दोनों लिख सकते हैं, कैटल रियरिंग ही लिखिए यहाँ पर, ठीक है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ पेरेरीज इज़, पेरेरीज इज़ है, ये IS अलग है, ठीक है, पेरेरीज इज़ कैटल रियरिंग, यहाँ पर फुल स्टॉप, आंसर कंप्लीट,
ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, फोर्थ भी फिफ्थ सारे आंसर हमने कर लिए। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको चैप्टर में कॉपी में काम जो करना है ये सब एक एक वर्ड सारा आपको पेंसिल से करना है, पेन का यूज़ नहीं करना है। तो आप इसे कॉपी कर लिएगा। हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको मैं एक बार सिलेबस दिखाता हूँ दोबारा, ठीक है। सिलेबस में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए। बाकी सारा काम कॉपी बुक में, सिर्फ और सिर्फ हम कॉपी में क्या करते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और बुक में भी पेंसिल से और कॉपी में भी पेंसिल से। तो सिलेबस पे देखिए, सिलेबस में हमने पहले ये सारा टिक करा दिया था, मगर अब बता रहे हैं आपको दोबारा से। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, ये चारों चैप्टर आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, ये आपको तैयार नहीं करने हैं। सिर्फ और सिर्फ 5, 6, 7, 8 यही 4 चैप्टर आपको एग्जाम के लिए तैयार करने हैं, जिसमें हमने 1, 2, 3 ये चैप्टर कर ली है। चैप्टर नंबर 8 हमारा बचा है अवर एनवायरनमेंट, ये नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे हम इसे। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।